हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे। आपका चैप्टर नंबर है 4 बायोलॉजी का जैव अणु, जिसमें लिपिड हैं, प्रोटीन है और न्यूक्लिक आपके अम्ल हैं। इनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। कह रहा है कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का विखंडन करता है। प्रोटीन का विखंडन करने वाला एंजाइम आपका पेप्सिन हो जाता है। क्या हो जाता है? पेप्सिन हो जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को विखंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यह आमाशय से निकलने वाला जठर रस में पाया जाता है। ठीक है, जठर रस में पाया जाता है। आमाशय से कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है। उसमें क्या पाया जाता है? पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। ठीक है। किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो आपका पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब उपस्थित होगा तभी कार्य करेगा। तो पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। इसके लिए एचसीएल की जरूरत होती है। जीव में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या होता है? प्रोटीन निर्माण जो होता है वो कौन सा होता है? वो आपका सी वाला उत्तर इसमें सही है, डीएनए। ठीक है। जीव में प्रोटीन निर्माण के लिए आपका जो सूचना स्रोत क्या होता है? वो डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रत्येक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है, जो कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। वसा के पाइशीकरण में कौन सा सहायक होता है? तो वसा के पाइशीकरण में आपका पित्त लवण सहायक होता है। ठीक है, पित्त लवण वसा के पाइशीकरण में सहायक होता है। कौन सा आपका एंजाइम है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो स्टार्च को आपका एमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को सरल शर्करा में परिवर्तित करता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। एमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च को सरल सरल शर्करा में विखंडित करता है, यह स्टार्च को ग्लूकोज एवं माल्टोज शर्करा में विखंडित कर देता है। मानव लार में एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम आपका फैट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण और अग्नाशय द्वारा होता है, यह भी आपका प्रोटीन का पाचन करता है। यानी पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम उपस्थित होते हैं? कहाँ पर? तो आंत्ररस में आपका अंतिम रूप से जो आपके एंजाइम उपस्थित होते हैं। प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज में वसा के रूपांतरण के लिए ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आंत्ररस में उपस्थित होते हैं। अंततः प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्लों में तथा वसा अवशयी अम्लों और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है, ये आपका दिया जा रहा है कि आपका आलू का रस लिया गया, नीला काला हो जाता है, उसमें रस भरा जाता है, फिर उसके ऊपर से आयोडीन डाला जाता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका कारण की सही व्याख्या की गई है और नीला काला हो जाता है। तो इसकी सही व्याख्या अगर की जाती है तो यहाँ पर कह रहा है कि आलू के रस में स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर वो नीला काला हो जाता है। ये डी वाला उत्तर सही हो जाता है। कह रहा है कि आलू में मुख्य रूप से स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। खाद्य सामग्री में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन के घोल का उपयोग किया जाता है। जब किसी खाद्य पदार्थ में आयोडीन घोल डाला जाता है तो वह स्टार्च की उपस्थिति में नीले काले रंग का बदल जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। या जल में घुलनशील होता है, या सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। प्रोटीनों के अगला सवाल पूछा गया, प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज में और वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन से? जिम्मेदार एंजाइम उपस्थित होते हैं कहाँ पर? आंत्ररस में होते हैं। ठीक है, ये जस्ट अभी ऊपर भी यही सवाल पूछा गया था। प्रोटीनों के अमीनो अम्ल में बदलना, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तथा फैट का फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आंत्ररस में उपस्थित होते हैं। आंत्ररस विभिन्न एंजाइम जैसे आपका लेक्टेज है, एरेप्सिन है, एमाइलेज पाए जाते हैं और ये हल्के पीले रंग का होता है। केसीन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? तो केसीन प्रोटीन ये भैया दूध में पाया जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्लों के
प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का संगठन कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर है। ठीक है कि मतलब प्रोटीन में कौन कौन सी चीज़ें आपका कार्बन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, सल्फर मिलेगा। केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग केसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अब वही बीटा कैरोटीन आपने उसमें भी सुना होगा, किसमें? बीटा जो कैरोटीन आपका होता है वो गाजर में भी पाया जाता है और इसका संश्लेषण होकर लीवर में ये स्टोर होता है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई सब, कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। कैलोरी ऊर्जा मापन की इकाई है। यह मापन की मीट्रिक पद्धति का अंग है। इसके संगत एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? जैविक उत्प्रेरक आपके एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक तथा प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन की प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुहने ने किया था। ठीक है, यानी किसने किया था? कुहने। बस इतना याद रखना, एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने? कुहने ने किया था। ठीक है, कुहने ने किया था। अगला सवाल, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो आपके फ्रक्टोज शर्करा उत्तरदायी होती है। कौन सी? फ्रक्टोज शर्करा होती है। फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर एक साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और गन्ने में होती है, जो इनके मीठेपन के लिए आपका उत्तरदायी है। माल्ट द्रवों तथा अनाजों चावल अच्छा माल्टोज जो होता है माल्ट द्रव अनाजों तथा चावल आदि में मिलेगा। सुक्रोज चीनी में मिलेगा और आपका गैलेक्टोज दूध में मिल जाएगा। कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार माना जाता है? तो ये आपका कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है वो अगर बात करते हैं ये हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है। अच्छा, जैसे अगर आपका उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन में भी मिलेगा, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर जंतुओं और वनस्पतियों के निर्माण में कार्बनिक यौगिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, यह हमारे भोजन दैनिक उपयोग के पदार्थ कार्बनिक यौगिक प्रमुख हैं। अच्छा, यह हमारे भोजन दैनिक उपयोग के पदार्थ, यातायात प्रसाधन और सामग्री, विस्फोटक पदार्थ आदि में प्रमुख तत्व हैं। सभी जीवों में कार्बन उपस्थित रहता है। कार्बन तत्व सजीवों तथा हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली चीजों का आधार बनता है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा होता है? तो आपका कार्बन ही होता है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व आपका कौन सा है? कार्बन ही होता है। चलिए देख लेते हैं, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पत्तियों में प्रचुर मात्रा में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से कुछ ही तत्व अनिवार्य माने गए हैं, जिन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म वाले, माइक्रो मतलब अधिक। तो माइक्रो वाले कौन से होते हैं? जो आपको सबको पता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनकी सबकी आवश्यकता अधिक होती है पेड़ पौधों को। और वहीं अगर कम की आवश्यकता होती है, जैसे आपका ये लौह होता है, मैग्नीज होता है, आपका तांबा होता है, मोलिब्डेनम होता है, जिंक होता है, बोरान होता है, क्लोरीन होता है, निकेल होता है, ये होते हैं। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? मानव शरीर का मुख्य हिस्सा आपका पानी का बना होता है। ठीक है, क्योंकि 90% तक वाटर ही होता है। कौन सा माइक्रो पोषक तत्व होता है? तो माइक्रो पोषक तत्व की अगर बात की जाती है तो ये आपके विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन होते हैं, माइक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं। अच्छा, ओके, कौन सा माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ओके, तो ये
तो ये देखो मैक्रो में आपका वसा आता है, ठीक है, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स नहीं आते हैं, ठीक है, विटामिन्स माइक्रो में आते हैं। ओके, पोषक पदार्थों को आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, जल, खनिज तत्व और विटामिन के रूप बांटा जा सकता है। इनमें से जल और खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं। अच्छा, जल और खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं क्योंकि जल कैसे, जैसे आपका H2O ये फॉर्मूला होता है, इसमें कार्बन यानी कहीं नहीं है, ठीक है। तो और शेष कार्बनिक होते हैं। ऐसे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में शरीर में आवश्यकता होती है उन्हें मैक्रो तत्व कहते हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की, लिपिड्स की। ऐसे तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें माइक्रो कहा जाता है। तो ये लवण और विटामिन्स होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। डीएनए का एक खंड है जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी जो प्रदान करेगा वो जीन होगा, जीन, ठीक है। जोहानसन ने इसकी खोज की थी पहली बार। तो यहाँ पर बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में जो आपका केंद्रक द्रव में केंद्रिका व क्रोमेटिन मिलता है। यानी केंद्रक द्रव में क्या क्या मिलेगा? केंद्रक द्रव में आपका केंद्रिका मिलेगा और क्रोमेटिन मिलता है, ठीक है। गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव में पाई जाती है। अंतरावस्था में केंद्रक में अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तत्वों की जालिका मिलती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। जो धागे जैसी संरचना होती है ना, उसे क्रोमेटिन कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से धागे जैसी। और फिर कह रहा है कि अवस्थाओं व कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है, ठीक है। जीव विज्ञान में डीएनए का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए होता है क्या है? तो अगर बात करते हैं, ये आपके प्रोटीन्स के बने होते हैं। डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागा अलग अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे आपका गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन भी होती हैं, ठीक है। आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, और राइबोन्यूक्लिक एसिड उसका होता है आरएनए का। बालों का रंग के कारण होता है, तो बालों का रंग मेलानिन के वजह से होता है, ठीक है। बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन आपका एक प्राकृतिक रंग द्रव्य यानी पिगमेंट है, ठीक है, जो अधिकतर जीवों में पाया जाता है सिवाय मकड़ी को छोड़कर। मकड़ी में भैया मेलानिन नहीं पाया जाता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला जो रूप यूमेलॉनिन है, जो काले भूरे रंग का होता है। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट से एक का निर्माण होता है। प्रोटीन जो इवेंट में 4 इवेंट से आपका एमआरएनए प्रति का एक निर्माण होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट से एमआरएनए का निर्माण होता है, और ये आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाएं डीएनए के जीन्स से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा स्थानांतरित होती हैं। एमआरएनए अणुओं का नामकरण 1961 में फ्रांसिस जैकब तथा मोनार्ड द्वारा किया गया। एमआरएनए को संदेशवाहक जो आपका एम का मतलब मैसेंजर ही होता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है, मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करना होता है, तो आपका ये डीएनए कॉपी का निर्माण करना ही होता है, ठीक है। प्रजनन के दौरान जो आपका मूल कार्य डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, जबकि डीएनए का अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, और यद्यपि इनकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। सन 1953 में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था। पुनर्योगज डीएनए को किसी परिपोषी में प्रवर्धित करने को डीएनए क्लोनन जीन क्लोनन या आनुवंशिकी इंजीनियरिंग कहा जाता है। अच्छा, अगला यहाँ से पूछा गया है आपका, क्या पूछा गया भाई? अगला सवाल पूछा गया डीएनए इनमें कह रहा है कौन सा कथन आपका गलत है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं। तो यहाँ से अगर बात की जाती है तो पूछा जा रहा डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, बिल्कुल लल्लन टॉप दिया गया, सही है, ठीक है। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व जो आनुवंशिक गुण वहन करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है,
न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो 2 अवयवों से मिलकर बनती है। 2 अवयव नहीं होते हैं इसमें भाई साहब, कितने होते हैं? 4 अवयव होते हैं। तो यही वाला गलत है, सी वाला आपका गलत है, बाकी आपके सारे इसमें पॉइंट सही दिए गए। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मुख्यतः केंद्रक में उपस्थित होता है। इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में पेंटोज शर्करा यानी डीऑक्सीराइबोज नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और फास्फोरिक एसिड होता है। डीएनए गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले 3 आपके रासायनिक तत्व हैं जो रासायनिक गुण का वहन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि इसमें आपके ये 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जैसे आपके एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। ठीक है, ये पाए जाते हैं। एंजाइम मूलतः होते क्या हैं? तो एंजाइम मूलतः भाई साहब क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः आपके प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। अगला सवाल, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोटेशन कहा जाता है। क्या? एनोटेशन कहा जाता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोटेशन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। क्या? जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन या वंश कहते हैं। डीएनए जो जीन होता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जो सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण के कार्य संपन्न होता है या आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, अगला सवाल है, डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए एक जानकारी प्रदान करता है। तो ये आपका हो जाता है वंश। ठीक है, वंश होता है जो वंश डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए एक जानकारी प्रदान करता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। सी वाला उत्तर सही हो जाता है। और राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स से बना एक पॉलीमेरिक अणु है। यह एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन क्षार, एक राइबो शर्करा तथा एक फॉस्फेट शर्करा होती है। इसमें पिरिमिडीन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है, पिरिमिडीन की जगह पे आपका क्या होता है? यूरेसिल होता है। बस इतना आपको याद रखना है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे प्रचुर मात्रा में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन आपका वही 65% और अन्य तत्व जैसे कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम आपका 2%, फास्फोरस आपका 1% मिलेगा। अगला सवाल है, प्रोटीन का एक अभिन्न अंग होता है। तो प्रोटीन आपका जो आपका एंटीबॉडी का, एंजाइमों का, कोशिका झिल्ली का, तो इनमें से सभी का क्या होता है भाई? सभी का एक अभिन्न अंग होता है। कौन सा? एक जो दूध का प्रोटीन है। तो दूध में कौन सी प्रोटीन मिलेगी? केसीन प्रोटीन मिलेगी। केसीन एक दूध प्रोटीन है। केसीन प्रोटीन का एक फॉस्फोप्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। ये जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। गाय के दूध में लगभग 80% तथा मनु में 20% पाया जाता है। हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है दूध, इसलिए दूध पीना चाहिए। ठीक है, तो आप ये इतना खत्म हो गया चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आनुवंशिकी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।